friends, welcome to my channel Smita Classes. As you know that we were dealing with the science book standard 7 and we have already done many of its chapters. Already we have completed a lot of its chapter, and in the last class I was dealing with the chapter respiration in organisms, and we have done part 1 of that chapter, that is chapter number 9, and the book name is Future Kids Science Respiration in Organisms. Now we will start from mechanism of breathing. Okay. Breathing is a physical process that involves intercostal muscles which lie between ribs and diaphragm and helps in breathing. Inhaling. During inhaling, the intercostal muscles contract, the ribs are pushed upward and outward, and the diaphragm contracts and moves downward. This upward and outward movement of the ribs and the descending movement of the diaphragm adds to the space in the chest cavity. This increases the volume of the air-tight chest cavity and creates low pressure inside the lungs. Air rushes from outside through the trachea to the air sacs and alveoli. Exhaling. During exhaling, the intercostal muscles relax and simultaneously two movements take place. The ribs move downwards and inwards. The diaphragm relaxes and moves upward to take up its original position. The downward and inward movement of the ribs and the upward movement of the diaphragm reduces the space in the chest cavity. The cavity of the chest becomes smaller and the air rushes out of the legs to increase pressure inside lungs. तो अभी हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जानेंगे कि आखिर ब्रीथिंग जो सांस लेना होता है वो कैसे करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो है एक लार्ज मस्कुलर शीट है ना, एक मसल्स का एक पतला शीट जैसा है जो कि हमारे रिब केज के नीचे है, जहाँ पे कि रिब केज के नीचे वो जुड़ा हुआ है, जिसे कि हम डायफ्राम कहते हैं। ठीक है, तो ब्रीथिंग एक तरह का फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, वो फिजिकल प्रोसेस है ब्रीथिंग, सांस लेना, जिसमें कि इंटरकॉस्टल मसल्स भी काम करता है। ठीक है, अभी इंटरकॉस्टल मसल्स कहाँ है? वो जो हम लोग का रिब केज है ना, हमारे जो लंग्स को प्रोटेक्ट करने के जो केज जैसा है ना, हड्डियों का ढांचा पूरा पिंजरे जैसा, तो रिब केज जो है हमारा, रिब्स और डायफ्राम के बीच में इंटरकॉस्टल मसल्स होता है। ठीक है, रिब्स और डायफ्राम के बीच वाले जगह पे जो है वो इंटरकॉस्टल मसल्स होता है, जो कि ब्रीथिंग में सांस लेने में मदद करता है। अब जब इनहेलिंग कर रहे हैं, जब हम लोग सांस अंदर ले रहे हैं, उसमें क्या है, वो जो मसल्स है, ठीक है, जो कि रिब्स और डायफ्राम के बीच वाले जगह पे है, इंटरकॉस्टल मसल्स है, वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। ठीक है, वो सिकुड़ जाता है पूरा, वो इंटरकॉस्टल मसल सिकुड़ जाता है, और जब वो सिकुड़ता है तो वो रिब्स को जो है वो ऊपर की तरफ धक्का देता है। ठीक है, वो ऊपर की तरफ धक्का देता है, और सिर्फ ऊपर की तरफ नहीं है, वो रिब्स को बाहर की तरफ भी धक्का देता है। ठीक है, ऐसे करके उसको अंदर की तरफ से पुश करेगा तो रिब्स ऊपर भी हो जाएगा और बाहर की तरफ भी रिब्स में धक्का होगा। ठीक है, तो आउटवर्ड एंड अपवर्ड्स वो धक्का देता है, और इस चक्कर में जब वो उसको अपवर्ड्स धक्का दिया, उसी समय डायफ्राम जो है कोऑर्डिनेट करके क्या होगा, डायफ्राम जो है वह नीचे की तरफ हो जाता है और खुद वह कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। ठीक है, यानी इंटरकॉस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट किया है और डायफ्राम जो वो भी कॉन्ट्रैक्ट किया, वो भी सिकुड़ के वो नीचे चला गया। रिब्स जो है अपवर्ड मूवमेंट हुआ और रिब्स जो है आउटवर्ड मूवमेंट भी हुआ। ठीक है, इसके कारण क्या है कि जो चेस्ट कैविटी है, मतलब कि जहाँ पे लंग्स हमारा सिचुएटेड है, वो जो पूरा कैविटी गड्ढे वाला एरिया है जिसके भीतर हमारा लंग्स है, ठीक है, तो वो कैविटी में क्या होता है कि जो है ज्यादा स्पेस मिलता है, क्योंकि रिब्स बाहर की तरफ चला गया और जो है डायफ्राम भी नीचे की तरफ चला गया, तो वहां पे उस चेस्ट कैविटी में बहुत स्पेस मिलता है। ठीक है, तो जो है वॉल्यूम भी उसका बढ़ जाता है, वहां पे ज्यादा कुछ स्टोर हो सकता है, वॉल्यूम भी उस एयर टाइट चेस्ट कैविटी का बढ़ जाता है, पूरा एयर टाइट है, बाहर से हवा उसमें नहीं जा सकती उस कैविटी के भीतर। ठीक है, तो वहां का वॉल्यूम बढ़ जाता है, वहां ज्यादा कुछ स्टोर हो सकता है। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है, वो जब उसका वॉल्यूम बढ़ गया, उसमें जगह स्पेस ज्यादा मिल गया, तो वो जो है क्या करता है, लंग्स में लो प्रेशर क्रिएट करता है ना, लंग्स के ऊपर वो हल्का प्रेशर देता है, काफी स्पेस मिल गया तो लंग्स पे प्रेशर नहीं पड़ता है, तो लंग्स पे प्रेशर कम होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ, जब हम लोग सांस ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो बाहर का हम लोग जाते हैं, हमेशा एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगा, तो बाहर की हवा दौड़ती हुई आ जाएगी
ट्रैकिया की मदद से, जो विंड पाइप है उसकी मदद से, फिर आएगी ब्रोंकाई जो है ब्रांचेस जो, उसकी मदद से एयर सैक्स पे आएगी, जैसा मैंने आपको पहले बताया, एयर सैक्स, और फिर एल्वियोलाई तक आ जाएगी, है ना, हमारे लंग्स के भीतर आ गया एयर। अब जब हम एक्सेल कर रहे हैं, जब हम सांस वापस छोड़ रहे हैं, तब क्या होता है, तब इसका जस्ट उल्टा होता है। उस समय जो इंटरकॉस्टल मसल्स था लंग्स और रिब के जो डायफ्राम के बीच में, वो क्या होता है, वो ये हो जाता है, रिलैक्स करता है। पहले सिकुड़ गया था, अभी नॉर्मल अपने साइज में आ जाता है, रिलैक्स करता है, ठीक है। अब जैसे ही वो रिलैक्स किया तो रिब्स जो है, रिब्स इनवर्ड मूवमेंट करता है, रिब्स अंदर की तरफ चला आया, क्योंकि इंटरकॉस्टल मसल अपने ओरिजिनल साइज में आ गया। रिब्स अंदर की तरफ आ गया, इनवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट किया, ठीक है। रिब्स नीचे की तरफ भी प्रेशर दिया और अंदर की तरफ मूवमेंट हो गया रिब्स का, ठीक है, अपने ओरिजिनल जगह पे आ गया। वैसे ही जो डायफ्राम है वो भी रिलैक्स कर जाता है, जो कि पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था और नीचे चला गया था, वो डायफ्राम रिलैक्स करके वो भी ऊपर की तरफ आ जाता है और अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। अब जब सब कुछ अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया तो क्या है कि चेस्ट कैविटी का जगह कम हो जाता है, चेस्ट कैविटी में और इतना जगह नहीं बचता है, तो यानी वो लंग्स पे प्रेशर देने लगता है, ठीक है। कैपेसिटी चेस्ट का बहुत कम हो जाता है। अब वहां पे इतना कुछ एयर स्टोर होके नहीं रह सकता है, वहां पे जो भी है, अब उसका कैपेसिटी कम हो गया है, तो क्या करेगा बॉडी, पहले से तो एयर उसने इनहेल किया हुआ एक्सेस से, अब वो क्या करेगा, तो बाहर जो है बहुत प्रेशर क्रिएट होता है, बहुत दबाव पड़ता है लंग्स पे, प्रेशर भीतर से क्रिएट होता है, भीतर का हवा बाहर निकल जाता है, क्योंकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर देते हैं, ठीक है। तो ये ही उसका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे व्हाट डू वी ब्रीथ आउट। We know that we inhale air containing 21% oxygen and 0.04% carbon dioxide and little water vapor, and the exhaled air contains 16.4% oxygen, 4.4% carbon dioxide and lot of water vapor. Exhaled air contains less oxygen than inhaled air because some of the inhaled air is used up in breaking down food during respiration. So exhaled air has a lower proportion of oxygen. Exhaled air contains more carbon dioxide and water than inhaled air because during respiration, when oxygen breaks down glucose in the food, then carbon dioxide and water vapor are produced. The following activity shows that carbon dioxide is produced while breathing out or exhalation. You need a plastic bottle having a hole in its lid or a zipper will do. Pour freshly prepared lime water inside the bottle or the zipper. Blow into the bottle with the help of straw for a half minute. You will notice that lime water inside the bottle or zipper turns milky. This happens because the exhaled air contains carbon dioxide and carbon dioxide turns lime water milky. Hence, this activity shows that we exhale carbon dioxide during breathing. To show that exhaled air contains water vapor, take one mirror and exhale air from your mouth on a mirror. The surface of mirror gets cloudy and some tiny water droplets are seen on the mirror. This shows that the exhaled air contains water vapor which condenses on the mirror from tiny water droplets. We breathe in and out about 15,000 liters of air in 24 hours. अब आ जाता है कि हम लोग क्या सांस ले रहे हैं और क्या सांस बाहर छोड़ रहे हैं। देखिए, जो हवा हम लोग भीतर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, उसमें 21% ऑक्सीजन होता है। टोटल 100% अगर हम लोग हवा ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से 21% ऑक्सीजन रहेगा। ये प्रोपोर्शन बता रहा है कि अगर हम लोग मान लीजिए 100 लीटर हवा को इनहेल कर रहे हैं, तो उसमें कितना होगा, उसमें 21 लीटर आपका ऑक्सीजन रहेगा। और इसी तरह से परसेंट वाइज बताया तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना रहेगा, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, और थोड़ा वाटर वेपर भी रहेगा, मॉइस्चर भी रहेगा। और जो एक्सेल एयर करेंगे, जो सांस को हम लोग बाहर छोड़ेंगे, तो उसमें ऑक्सीजन 16.4% रहेगा, 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा और लॉट ऑफ वाटर वेपर रहेगा। तो एक्सेल्ड एयर में ऑक्सीजन कम होता है, इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन ज्यादा होता है, क्योंकि इनहेल किए हम लोग जो भी एयर को, वो फिर हमारे बॉडी के भीतर जो हम लोग खाना खाया उससे वो तोड़ने में मदद करता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फूड का रिएक्शन होता है और वो एनर्जी में चेंज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसलिए एक्सेल्ड एयर में लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन वहाँ पे यूज अप हो जा रहा है, ठीक है। एक्सेल्ड एयर में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है इनहेल्ड एयर के मुकाबले, क्योंकि
जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन क्या करता है, वो फूड को के साथ रिएक्शन करके उसको ब्रेक डाउन करता है, उसको किस में चेंज कर देता है, ग्लूकोज में वो चेंज होता है। ठीक है। और फिर जो है उसके बाद जो है रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, और एनर्जी तो बनेगा ही, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर भी बनता है। ठीक है। तो यानी इसीलिए जब हम लोग सांस वापस लेते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जाता है, और जब सांस अंदर जाते हैं उसमें तो सब कुछ मिला जुला रहता है, पर जब बाहर छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जाता है, ऑक्सीजन कम जाता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने जो एक्सेल लेयर किया उसमें मान लीजिए बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारा ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे बॉडी में यूज अप हो गया। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन के साथ फूड का रिएक्शन करा के क्या करता है, फूड का रिएक्शन कराता है, और उसको ग्लूकोज वाटर वेपर इस समय बदल देता है, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। ठीक है। फूड के साथ रिएक्शन करे ताकि बॉडी को एनर्जी मिले। तो ऑक्सीजन कुछ यूज हो गया उस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, इसलिए जब हम लोग वापस सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन और नहीं निकल पाएगा ज्यादा, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस आएगा। जो एक्सेल्ड एयर, जो हम लोग सांस वापस बाहर फेंक रहे हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा रहेगा और वाटर भी ज्यादा रहेगा, जितना हम लोग वाटर वेपर लिए थे उससे ज्यादा ही रहेगा। क्यों? कि क्योंकि अंदर जब हम लोग लिए थे तो ऑक्सीजन जो है वो ब्रेक डाउन किया, फूड के साथ रिएक्शन किया, और क्या छोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सब वो बाई प्रोडक्ट वो छोड़ दिया। ठीक है। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट था उसका, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर प्रोड्यूस। अब जब बॉडी अपने भीतर से निकाल रहा है, वाटर वेपर भी निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालेगा जो रिएक्शन से निकला है। ठीक है। और ज्यादा वाटर वेपर भी निकालेगा। इसीलिए जो है एक एक्टिविटी दिखाया है कि क्या वाकई में जब हम लोग सांस वापस छोड़ते हैं तो उसमें वाकई में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो इसमें एक एक्टिविटी दिखाया है कि एक बच्चे ने एक जगह चूना पानी लिया, लाइम वाटर, वो जो चूना घर में व्हाइट वॉश होता है उसका, हाँ, वो लाइम वाटर से लिया और जो है फ्रेशली प्रिपेयर किया, फिर उसमें वो मुंह से उसने हवा ब्लो किया एक पाइप लगा के। ठीक है। ब्लो किया हवा आधा मिनट तक, तो देखेंगे लाइम वाटर मिल्की मिल्की कलर का हो गया। तो हम लोग जानते हैं, पहले भी पढ़े कि लाइम वाटर अगर मिल्की कलर का होता है यानी उसने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया। इसका मतलब हमने जो अपने माउथ से एयर एक्सेल किया था वह कार्बन डाइऑक्साइड उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट था। ठीक है। इसी तरह जो है हम लोगों को कैसे पता चला कि जो हमने एयर एक्सेल आउट किया है उसमें एयर वाटर वेपर भी है। तो आप एक मिरर के सामने खड़े हो जाए और उसमें से जो है अपने माउथ से मुंह हवा निकाले बाहर, एक्सेल करें मिरर के सामने। हाँ, तो आप देखेंगे मिरर का इमेज जो है वो क्लाउडी क्लाउडी हो जा रहा है, और जो है छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट वहां पे ड्रॉप जैसा दिख रहा है। इसका मतलब कि हमारे मुंह से वाटर वेपर, हमारे एक्सेल्ड एयर से वाटर वेपर निकलता है। ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे लंग कैपेसिटी एंड ब्रीथिंग रेट। Tidal volume is the amount of air inhaled and exhaled in a single stroke. The total volume of the lungs when fully inflated is about 5 liters in an adult. However, during sleep or rest, the exchange is only about 500 centimeter cube. During exercise, one can take in and expel extra 3 liters. There is a residual volume of 1.5 liter which cannot be expelled no matter how hard one breathes out. At rest, the inhale and exhale are about 16 times per minute. During exercise, during exercise, the breathing rate may rise up to 20 or 30 breaths per minute. A small baby breathes about 25 times per minute. The increased rate and depth of breathing during exercise allows more oxygen to dissolve in the blood and can be supplied to the active muscles. The extra carbon dioxide which the muscles put into the blood will be removed by the faster, deeper breathing. It is mainly by the extra carbon dioxide in the blood reaching the brain which stimulates the increased rate of breathing. The rate of breathing varies with age too. लंग कैपेसिटी और ब्रीथिंग रेट के बारे में बोल रहे हैं, तो एक टर्म इन लोगों ने बोला टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है कि एक बार जो हमने एक झटके में सांस लिया एक सिंगल स्ट्रोक में, उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ एयर को हमने इनहेल किया अंदर लगे शरीर में और कितने को एक्सेल किया, कितना को आउट किया, तो वो कैलकुलेशन होता है टाइडल वॉल्यूम। ठीक है। जितना एयर हमारे भीतर गया और जितना बाहर निकल आया। ठीक है। अब है कि लंग्स को जब फुली इन्फ्लेट करेंगे, लंग्स में पूरी तरह से हवा भर जाए, लंग्स को हमें
डॉक्टर लोग की मदद से जो है नहीं, एक मतलब डॉक्टर लोगों ने एक कैपेसिटी बताया है कि लंग्स को अगर फुली इन्फ्लेट कर दे, बहुत स्पेस बने लंग्स में, उसे पूरा फुला दिया जाए, तब लंग्स का कैपेसिटी कितना है, वो जो है 5 लीटर्स ऑफ एयर एट अ टाइम वो एडल्ट पर्सन के लंग्स में रह सकता है। ठीक है, पर जब वही एडल्ट पर्सन रेस्ट कर रहा है या स्लीप कर रहा है तो एक्सचेंज बहुत कम है, अभी सिर्फ 500 सेंटीमीटर क्यूब एयर वहां रह सकता है। ठीक है, इसको वो भीतर बाहर एक्सेल इनहेल करता रहेगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज के समय वन कैन टेक इन एंड एक्सपेल एक्स्ट्रा 3 लीटर्स। तो हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं हमें बहुत एनर्जी की जरूरत होती है, तो एक्सरसाइज के समय हम ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। तो नॉर्मली जितना इनहेल हम लोग ऑक्सीजन कर रहे हैं 500 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, रेस्ट के समय उससे प्लस 3 लीटर ज्यादा एयर हम लोग इनहेल एक्सेल कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज के समय जो ब्रीथिंग रेट होता है, जो कि नॉर्मली सिंपल होता है, ब्रीथिंग रेट 16 टाइम्स पर मिनट होता है, एक्सरसाइज के समय वो भी बढ़ जाता है, 20 से 30 टाइम्स हमारा दिल धड़क रहा होता है, हम लोग सांस ले रहे होते हैं। एक छोटी बच्ची जो है वो एक्सरसाइज के समय अगर वो करेगी तो उसका ज्यादा कोशिश रहता है कि ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या बता रहा है कि नॉर्मली 5 लीटर जब फुली लंग्स इन्फ्लेट होगा तो 5 लीटर एयर वो रख सकता है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग हमेशा जब एक्सचेंज करते रहते हैं तो 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर हम लोग एक्सचेंज करते रहते हैं, आता है जाता है आता है जाता है। ठीक है, पर जब हम लोग वही बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब हमारे बॉडी को बहुत एनर्जी का जरूरत है, उसमें हम लोग जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं, तब उस समय जो है ये 3 लीटर्स एक्स्ट्रा भी वहां पे यूज हो सकता है। ठीक है, अब जो है नॉर्मली हम लोग जब सांस लेने का हमारा रेट कैसा है, हार्ट बीट का रेट कैसा है, 16 टाइम्स पर मिनट है, पर जो है वो थोड़ा बढ़ भी सकता है एक्सरसाइज के अगर समय 25 to 30 टाइम्स पर मिनट हम लोग ब्रीथ कर सकते हैं। एक छोटी सी बच्ची जो है, स्मॉल बेबी जो है, उसका हार्ट रेट हाई रहता है, वो 25 टाइम्स मिनट वो ब्रीथ करती है। ठीक है, तो जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो ज्यादा हमारा इंक्रीज ब्रीथिंग रेट होता है और लंबी लंबी हम लोग सांसें लेते हैं, गहरी सांसें लेते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी में जाता है, डिजोल्व करता है और जो है उनके मसल्स को स्ट्रांग बनाता है। तो स्मॉल बेबी जो है वो 1 मिनट में 25 टाइम्स ब्रीथ करेगी, और ज्यादा स्पीड से जब हम लोग सांस लेंगे और गहरी सांसें लेंगे, लंबी लंबी सांसें लेंगे, तो क्या होता है ज्यादा ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाएगा। ठीक है, ब्लड में भी जाएगा और हमारे मसल्स को देगा ताकि हमारा मसल्स जल्दी जल्दी काम सके, और जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड मसल्स में बन रहा है उसको भी ब्लड फास्टली फास्टली ले जाके बॉडी के भीतर से निकाल देगा। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में है, जो कि निकल रहा है बाहर और वो ब्रेन को मैसेज कर रहा है कि हम एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि हम बाहर से निकल रहा है, उसके कारण जो है वो माइंड को बहुत स्टिमुलेट कर देता है, माइंड को जगा देता है। हाँ, और जो है इसके कारण जो है, अब चूंकि तेजी से हम सांस ले रहे हैं तो ज्यादा एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है बॉडी से, जो कि मसल्स यूज कर रहा है, मसल्स एक्स्ट्रा मतलब वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकाल रहा है। ठीक है, और वो ब्लड के थ्रू ब्रेन में भी जा रहा है, तो इससे हमारा जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो भी बढ़ रहा है और तेजी से हम सांसें ले रहे हैं। तो रेट ऑफ ब्रीथिंग जो एज के साथ भी वेरी करता है। ठीक है, तो ये लंग कैपेसिटी एंड ब्रीथिंग रेट हो गया। फिर है आपका एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन। बाकी जो पोर्शन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को ये पसंद आ रहा है वीडियो, इसे अपने फ्रेंड लोग के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।